अरे वाह राजेश, आज कितने दिनों बाद आप पिक्चर की टिकट लेकर आए हैं। चलो अच्छा है, इतने वक्त बाद ही सही, कम से कम आपने अपनी बीवी की खुशी के बारे में तो सोचा। पर ये क्या, आप 4 टिकट क्यों लेकर आए हैं? गरिमा अपने पति राजेश से कहती है। राजेश बोला, जरा धीरे बोलो गरिमा, तुम्हें पता तो है भाभी और माँ भी आई हुई है। अगर हम दोनों उनके बिना चलेंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? और तुम्हें तो पता है भैया भाभी की हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। मुझे आज भी याद है, जब मैं हॉस्टल गया था तो जब भी मुझे पैसों की कमी होती तो भाभी भैया से पैसे लेकर मुझे भेजती थी ताकि मुझे पापा से डांट ना पड़े। गरिमा गुस्से में बोली, अगर तुम्हें तुम्हारी भाभी इतनी ही प्यारी थी तो मुझसे शादी क्यों की? कर लेते अपनी भाभी से ही शादी। वैसे भी तुम्हारा भाई तो अब रहा नहीं। कितनी मुश्किल से इन लोगों से पीछा छुड़ाकर मैं यहाँ आई थी, लेकिन ये लोग यहाँ भी आ गए। और वो तुम्हारी माँ दिन रात बस बड़ी बहू की माला जपती फिरती है। उनमें इतनी भी अक्ल नहीं कि जिस बहू के पास जाते हैं उसकी तारीफ करते हैं। अरे प्रेग्नेंट मैं हूँ, तुम्हारी माँ और भाभी नहीं। और तुम हो कि उन्हें फिल्म दिखाने ले जा रहे हो। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। इतना कहते हुए गरिमा अपने कमरे में चली गई। तभी राजेश की भाभी कुसुम वहां आई और बोली, भैया अब फिल्मों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। और एक बात कहूं, ऐसी हालत में पत्नी को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी है। जाइए गरिमा को मना लीजिए। राजेश बोला, भाभी आप कितनी समझदार हैं, पर गरिमा ऐसी क्यों नहीं है? काश कि आपके वाले कुछ गुण गरिमा में भी होते। ना जाने बाबूजी को इसमें क्या दिखा था जो मेरा रिश्ता इसके साथ कर दिया। इतना कह राजेश गरिमा को मनाने चला गया। वहीं बैठी राजेश की मां कमला जी बोली, बड़ी बहू, अगर राजेश बार बार छोटी बहू के सामने घुटने टेकेगा तो उसकी अक्ल कभी ठिकाने नहीं आएगी। छोटी है, यही कहते कहते 2 साल बीत गए, पर उसका व्यवहार तो और भी खराब होता जा रहा है। कुसुम बोली, माँ जी हमें कितने ही दिन यहाँ रहना है, फिर हमारी वजह से पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आए, ये भी तो अच्छा नहीं लगता। चलिए मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। कमला जी बोली, तुम जेठानी हो, तुम ये सब काम क्यों करोगी, और ऊपर से उसके घर की मेहमान हो। कुसुम बोली, माँ जी धीरे बोलिए, कोई बात नहीं, मैं बस घर में शांति चाहती हूँ। इतना कहकर वो रसोई में चली गई और कुछ देर बाद राजेश और गरिमा फिल्म देखने चले गए। कुसुम ने रोटी बनाकर सबसे पहले अपनी सास को खिलाई तो कमला जी की आंखें भर आई। वे बोली, ना जाने भगवान ने तुम्हारे साथ इतना अन्याय क्यों किया। मेरे इतने समझदार बेटे रमेश को हमसे दूर ले गया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब राजेश के लिए गरिमा को देखने तुम्हारे बाबूजी के साथ रमेश भी गया था। आते ही वो बोला था, माँ हमारा राजेश बहुत भोला है, पर लड़की तेज तर्रार है। लड़कियों पर टीका टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता, तो आपको जो सही लगे। कमला जी के पति सूरज बाबू बोले, अरे बेटा, माँ बाप की इकलौती बेटी है। सुना है विवाह के बहुत सालों बाद हुई थी, तो लगता है लाड़ प्यार में ऐसी हो गई होगी। जब हमारे परिवार में आएगी तो वो भी बड़ी बहू जैसी समझदार हो जाएगी। उसके पिता ने बड़ी मिन्नतें की थी। अब तुम ही बताओ मैं उनसे क्या कहता। मुझसे मना नहीं किया गया। पहले सभी की रजामंदी हुई, फिर राजेश और गरिमा की शादी हुई। शादी के तुरंत बाद ही वो लोग घूमने के लिए चले गए और इधर रमेश की छुट्टी खत्म हुई तो वो अपनी ड्यूटी पर श्रीनगर चला गया। कुसुम पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी। इसका फायदा गरिमा ने खूब उठाया। हर बात पर वो कहती, मुझे ये नहीं आता, मैंने कभी ये काम किया ही नहीं है। यही कहकर गरिमा अपने कामों से बचती रही। राजेश दिल्ली में नौकरी करता था, जिसके कारण गरिमा को ससुराल में रहना पड़ा। एक रोज कुसुम और उसकी सास बाजार गए थे। सूरज बाबू को कुछ पैसों की जरूरत थी, पर अलमारी गरिमा के रूम में थी। उन्होंने बहुत आवाज लगाई। गरिमा अपने कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रही थी। सूरज बाबू ने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से गरिमा चिल्लाई, कौन है, अंदर आ जाओ। सूरज बाबू सिर झुकाए ही अलमारी की तरफ गए। गरिमा गुस्से में खड़ी हो गई और बोली, अरे रे बाबूजी, आपको इतनी भी तमीज नहीं कि बहू के कमरे में ऐसे नहीं घुसते हैं। सूरज बाबू बोले, बहू मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ और मैं तो बस अलमारी से कुछ पैसे निकालने आया हूँ। कल ही मजदूर को बुलाकर ये अलमारी हॉल में रखवा लूंगा, तुम परेशान मत हो। इतना कहकर सूरज बाबू वहां से चले गए। शाम में गरिमा ने कुसुम से ससुर जी की शिकायत की तो कुसुम उसे समझाते हुए बोली, गरिमा पहले वो कमरा माँ और बाबूजी का था, पर तुम्हारे आने के बाद बाबूजी ने अपना कमरा तुम्हें दे दिया। वो खुद हॉल में सोते हैं और जब तुम्हारे जेठ जी
यहाँ नहीं रहते तो माँ जी मेरे साथ सोती हैं, अन्यथा वो भी हॉल में ही खाट लगाकर सोती हैं, तो तुम्हें भी थोड़ा ख्याल रखना होगा। फिर वो खाने की तैयारी करने लगी। समय बीत रहा था। गरिमा किसी भी घर के काम में हाथ नहीं बटाती थी। हद तो उस दिन हो गई जब गरिमा बाथरूम से निकली और उसे जैसे ही सामने सूरज बाबू दिखे, बाल्टी उन्हें पकड़ाते हुए बोली, बाबूजी, इन कपड़ों को जरा धूप में डाल दीजिए। सूरज बाबू बोले, ये क्या कह रही हो बहू? गरिमा बोली, बाबूजी, पूरे दिन तो आप घर में बैठे बस इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई काम धाम तो आपको है नहीं। पूरे घर की जिम्मेदारी जेठ जी और इन्होंने उठा रखी है। आपको तो पेंशन भी नहीं मिलती, पैसों से मदद नहीं करते तो कुछ काम ही कर लिया करो। अब जाइए, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। अचानक कुसुम की नजर उन पर पड़ी तो कुसुम बोली, बाबूजी, ये बाल्टी लेकर कहाँ जा रहे हैं? सूरज बाबू की आंखें जमीन में गड़ी देख कुसुम सब समझ गई। उसने तुरंत उनके हाथों से बाल्टी ली और बोली, आप जाकर आराम कीजिए, मैं ये काम कर दूंगी। कपड़े डालकर कुसुम गरिमा के पास गई और बोली, ये तुमने बाबूजी के साथ अच्छा नहीं किया। वो हमारे पिता समान है, उनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। गरिमा बोली, अरे भाभी, मेरे घर में मेरे पापा मेरा सारा काम कर देते थे, तो क्या हुआ अगर उन्होंने मेरे कपड़े धूप में डाल दिए? कुसुम ने मन ही मन सोचा, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। दिन ब दिन गरिमा का व्यवहार सबके लिए खराब होता जा रहा था। एक सुबह फोन की घंटी बजी। सूरज बाबू ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी ने कहा, बहुत दुख के साथ हमें सूचित करना पड़ रहा है कि आपका बेटा वीरगति को प्राप्त हुआ। इतना सुनते ही सूरज बाबू मानो पत्थर के हो गए। दूसरी तरफ से हेलो हेलो की आवाज आ रही थी, परंतु सूरज बाबू कुछ जवाब नहीं दे पाए। गरिमा ने झट से उनके हाथों से फोन लिया और रोने चिल्लाने लगी, हाय हाय भाभी, आपकी तो पूरी दुनिया ही लुट गई। जेठ जी हमें अकेला छोड़ गए। और वो विलाप करने लगी। देखते ही देखते पल भर में कुसुम की पूरी दुनिया उजड़ गई। रो रो कर कुसुम का बुरा हाल था। घर में रिश्तेदारों की भीड़ लगी थी। सूरज बाबू गरिमा से बोले, राजेश को खबर भिजवा दो। गरिमा बोली, बाबूजी, उन्होंने तो इस महीने की पूरी छुट्टी ले ली है, तो उनको तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी, और जब आप हैं ही तो उनकी क्या जरूरत है? सूरज बाबू बोले, हे ईश्वर, इस औरत को जब बना रहे थे तो इसके सीने में हृदय दिया था कि नहीं? जो चला गया वो उसका बड़ा भाई है। अरे कम से कम आखिरी दर्शन तो कर लेगा। तुमसे फोन नहीं हो पा रहा तो मैं कर देता हूं। गरिमा बोली, अच्छा ठीक है, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है, मैं बता दूंगी। फिर गरिमा ने राजेश को फोन किया और बोली, मैं तो कहती हूं यहां मत आओ, फालतू में आपके रुपये खर्च हो जाएंगे। राजेश बोला, तुम बिल्कुल नहीं बदल सकती हो। मेरा भाई चला गया और तुम्हें पैसों की पड़ी है, फोन रखो। इतना कहकर गुस्से में राजेश ने फोन रखा और तुरंत अगली बस से वो घर के लिए निकल पड़ा। राजेश को देखते ही कुसुम फूट फूट कर रोने लगी। राजेश ने भाभी को गले से लगाया और उन्हें साहस दिया। ये देखकर गरिमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 15 दिन बाद गरिमा कमला जी से बोली, मम्मी जी, आखिर ये शो कितने दिन चलेगा? मैं घर के काम नहीं कर सकती। भाभी को कहिए अपनी जिम्मेदारी संभाले। अरे जाने वाला तो चला गया, क्या उसके पीछे हम सब भूखे मरेंगे? कमला जी बोली, बहू, कुछ तो रहम करो उस बेचारी पर। उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। उसके हिस्से का काम मैं कर दूंगी, पर तुम उसे कुछ मत कहना। गरिमा बोली, मुझे काम से मतलब है, अब वो कोई भी करे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अब पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे पति के कंधों पर है, तो अब जो मैं कहूंगी वही इस घर में होगा। कुछ रोज बाद राजेश भी काम पर चला गया। कुसुम अपने कमरे में बेसुध पड़ी रहती। उसके दोनों बच्चों को उसके माता पिता अपने घर ले गए। कुसुम मायके जाने को तैयार नहीं थी। इधर कमला जी नौकर की तरह पूरे घर का काम करती। ये सब देखकर सूरज बाबू अंदर ही अंदर टूट रहे थे। गरिमा के दुर्व्यवहार के कारण सूरज बाबू ने खाना पीना लगभग त्याग दिया था। कुसुम अपने ही गम में डूबी थी। एक रोज गरिमा कमला जी से बोली, मम्मी जी, मेरे कपड़े छत पर सूख चुके हैं, ले आइए। कमला जी लंगड़ाते हुए छत पर जा रही थी कि तभी सूरज बाबू बोले, ठहरो कमला, मैं ले आता हूं। इतना कहकर वो छत पर चले गए। जैसे ही वो कपड़ों को लेकर नीचे आ रहे थे, अचानक से उन्हें चक्कर आ गया और वो ऊपर की सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरे और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। कमला जी बहुत जोर से चिल्लाई, रमेश के बाबूजी, क्या हो गया आपको?
विलाप की आवाज कुसुम ने जब सुनी और कमरे से निकल कर आई, अपने ससुर को मृत देख वो बोली, बाबूजी ऐसा मत कीजिए, एक तो पहले ही मैं अकेली हो गई, अब आप भी मुझे अनाथ करके मत जाइए। वहीं खड़ी गरिमा अपने कपड़ों को हाथ में लेकर बुदबुदा रही थी, हे भगवान, सारे कपड़े गंदे हो गए, अब फिर से इन्हें। उसने राजेश को फोन किया और सारी जानकारी दी। देखते ही देखते पूरा परिवार बिखर गया। कुछ रोज बाद गरिमा राजेश से बोली, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, पता चला कहीं अगला नंबर मेरा ना निकल जाए। राजेश ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मानी। कुसुम ने राजेश से कहा, आपका गरिमा को अपने साथ ले जाना ही ठीक रहेगा। अगली सुबह जब राजेश बाहर बैठा था तो उसके पड़ोसी बोले, और कब तक छुट्टी है? राजेश बोला, चाचा जी इस बार परिवार को साथ ले जाना है। पड़ोसी बोले, हाँ बेटा, तुम्हारे परिवार के लिए वही अच्छा रहेगा। अब तुम्हारे घर में क्लेश ही क्लेश होता है। बेचारे तुम्हारे पिताजी कितनी शान से रहते थे, पर इस उम्र में अब हमेशा सिर झुकाए रहते थे। राजेश को एहसास हुआ कि शायद इसीलिए भाभी ने कहा कि गरिमा को साथ ही ले जाओ। अचानक दरवाजे पर घंटी बजी और कमला जी और कुसुम अपनी यादों से बाहर आए। कमला जी बोली, आ गया बेटा, फिल्म कैसी थी? तुम कहो तो खाना लगा दें। गरिमा बोली, देखो तो जरा, मम्मी जी को इस उम्र में भी फिल्म के बारे में जानना है। मुझे नहीं खाना ये बेस्वाद खाना, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूं। गरिमा अपने कमरे में चली गई। कमला जी बोली, बेटा अगर तुम्हें खाना नहीं खाना था तो बता देते, बेचारी बड़ी बहू क्यों इतनी गर्मी में रसोई में पसीना बहा रही थी। राजेश बोला, माँ तुम तो जानती हो इस अवस्था में कब क्या मन कर जाता है कोई नहीं जानता। गरिमा ने जिद की कि मुझे बाहर खाना है तो मैंने खिला दिया। आप भी ना छोटी छोटी बातों पर सुनाने लगती है। आप लोग खा लो, मैं आराम करने जा रहा हूं। बहू तक तो ठीक था, पर बेटे का ऐसा रूखा व्यवहार कमला जी को कतई मंजूर नहीं था, क्योंकि इसी व्यवहार के कारण उन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया था, पर अब उनमें और कुछ गंवाने की हिम्मत नहीं थी। खाने के बाद कमरे में कुसुम कमला जी के पैर दबा रही थी। कमला जी कुछ चिंता में डूबी हुई थी तो कुसुम बोली, माँ जी क्या सोच रही है? वो बोली, बहू अब तक गरिमा बहू के व्यवहार को बहुत बर्दाश्त किया। तुम जानती हो उसकी वजह से तुम्हारे ससुर जी की क्या हालत हुई थी। मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, परंतु तुमने कहा कि खुशखबरी मिली है तो ये हमारा फर्ज है। अब मुझसे वही सब नहीं सुना जाएगा। मैं कहती हूँ कल ही यहाँ से वापस चलो। कुसुम बोली, मम्मी जी वो नासमझ है, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अच्छे बुरे वक्त में परिवार वाले ही साथ देते हैं। जिस दिन उसे ये एहसास हो जाएगा, देखिएगा वो हम सबसे एक जैसा प्यार करेगी। कमला जी बोली, ना जाने वो दिन कब आएगा। इतना कहकर वो सो गई और कुसुम भी उनके बगल में सो गई। 15 दिन बाद गरिमा शॉपिंग के लिए गई थी। इधर राजेश जब दफ्तर से लौटकर आया, उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। कमला जी बोली, बेटा मैं तुम्हारा सिर दबा देती, पर गठिया की वजह से मेरी उंगलियां काम नहीं करती हैं। ऐसा करो, भाभी से बोलो, वो तुम्हारा सिर दबा देगी। कुसुम बोली, हाँ हाँ देवर जी आइए, बैठिए, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। मैं अपने भाई का सिर भी ऐसे ही दबाती थी। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि गरिमा भी घर आ गई। कुसुम और राजेश को देखकर वो बोली, अरे सिर ही क्यों, मैं तो कहती हूँ कमरे में चले जाओ। हद होती है बेशर्मी की। बेटा भाभी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है और माँ वहां बैठी मुस्कुरा रही है। अरे मर्दों का तो समझ में आता है, पर भाभी आपने क्या अपनी शर्म हया बेच दी है? जब देखो तब किसी ना किसी बहाने मेरे पति से चिपकी रहती है। गरिमा की बात सुनते ही कुसुम रोते हुए अपने कमरे में चली गई। कमला जी उठी और एक जोर का थप्पड़ गरिमा को लगाते हुए बोली, बेशर्म औरत, तुम्हारी खुद की नीयत खराब है और तुम उस देवी जैसी औरत पर उंगली उठा रही हो। अरे वो तो तुम्हारे पति को अपने भाई समान मानती है, तुम्हें अपने ही पति पर भरोसा नहीं है। तुम दूसरों से क्या उम्मीद करती हो? मैंने कहा था उससे कि तुम उसके प्यार और सम्मान के लायक नहीं हो, पर वो है कि तुम्हें अपनी छोटी बहन समझती रही। तुम दोनों किसी चीज के लायक नहीं हो। राजेश बोला, माँ आप इसके साथ साथ मुझे भी समेट लेती है, मेरी क्या गलती है? कमला जी ने बेटे को भी एक थप्पड़ जड़ दिया और बोली, माँ के सामने तो तुम खूब अकड़ते हो, बीवी के सामने आते ही चूहे बन जाते हो। अगर तुम सही होते तो तुम्हारी नकचड़ी बीवी आज तुम्हारी भाभी और तुम्हारी माँ से इस तरह बात नहीं करती। तुम्हारे बाबूजी की मृत्यु का कारण भी तुम्हारी पत्नी है। इसके दुर्व्यवहार के कारण उनकी वो दशा हुई थी। वारे मेरे बेटे, तुमने तो हमारी इज्जत बढ़ा दी।
एक बेटा लायक था जो देश पर अपनी जान न्यौछावर कर गया, और एक तुम हो जो बस अपनी बीवी के तलवे चाटता है। छी छी। इतना कहकर कमला जी कुसुम के पास चली गई। गरिमा राजेश से बोली, देखा, मैं कहती थी ना, ये बुढ़िया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। आप कहो तो मैं इसे एक बार में चुप करा दूं। राजेश चुपचाप सुनता रहा। गरिमा उसके परिवार के बारे में अनाप शनाप बोलती रही। एकाएक राजेश ने उसे जोर का थप्पड़ लगा दिया। गरिमा बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। राजेश ने उसे एक और थप्पड़ जड़ा और बोला, अगर तुम मेरे बच्चे की मां नहीं बनने वाली होती तो मैं तुम्हारा गला दबा देता। तुमने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया। अच्छा होता अगर भैया की जगह मैं इस दुनिया से चला जाता। कम से कम अपने माँ बाप के आंसुओं का कारण तो नहीं बनता। अब तुम्हारे साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकता। चलो मेरे साथ। वो गरिमा को कमरे में ले गया, उसके सारे सामान को बैग में डाला, फिर उसके मायके फोन करके बोला, अभी के अभी आकर अपनी बेटी को मेरे घर से ले जाइए, और जब तक इसे बड़ों का आदर करना ना आए मेरे घर मत लाइएगा। देवर की बातें सुनकर कुसुम कमला जी से बोली, माँ जी, आप देवर जी को समझाइए, ऐसा ना करे। कमला जी बोली, बहू, अब बहुत हुआ। मैं इस मामले में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहती, और मैं तुमसे कह रही हूं, आज रात की टिकट कराओ, हम वापस अपने घर जा रहे हैं। राजेश वहां आकर बोला, हाँ माँ, मैं भी अब आपको नहीं रोकूंगा। उसने तुरंत टिकट करवाई और उन्हें भेज दिया। इधर गरिमा के माता पिता उसे मायके ले गए। उसकी माँ ने उसे खूब डांटा। हमने तुम्हें प्यार दिया पर तुमने उसका गलत फायदा उठाया। उस घर में तुम्हें इतनी इज्जत मिली पर तुमने बसे बसाए परिवार को उजाड़ दिया। बेचारी तुम्हारी जेठानी जो तुम्हें बहन सा स्नेह देती है, तुमने उस पर भी लांछन लगाया। छी, मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहने में भी शर्म आ रही है। वक्त बीत रहा था। राजेश गरिमा को फोन तक नहीं करता था। बस हर महीने उसका खर्चा वो भेज देता था। धीरे धीरे गरिमा को एहसास होने लगा कि उसने क्या खोया और क्या पाया। उसने सबसे फोन करके माफी मांगी। कमला जी बोली, बहू, माफ तो मैं तुम्हें कर दूंगी, पर तुम्हें मैं अपने साथ नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि बेटा तो खो चुकी हूं, अपनी इस बहू को नहीं खो सकती। उसकी इज्जत अब मेरी इज्जत है। तुम्हारा पति तुम्हें माफ कर दे तो तुम उसके साथ चली जाना। वक्त बीता। गरिमा ने एक बच्चे को जन्म दिया। सबने राजेश को बहुत समझाया। फिर राजेश ने पत्नी को समझाया तो गरिमा बहुत रोई। सबने उसे माफ तो कर दिया, पर कहीं ना कहीं मन में एक गांठ रह गई। राजेश जब भी घर जाता अकेला जाता, या फिर गरिमा को 2 से 3 दिन तक अपने साथ रखता, फिर वापस लेकर चला जाता। कमला जी जब तक जीवित रही कुसुम की ढाल बनकर रही और उसे समझाती रही कि अपना सम्मान सबसे ऊपर रखो और फिर रिश्तों को निभाना। जाते जाते कमला जी ने अपनी पूरी संपत्ति राजेश और कुसुम में बराबर बांट दी, ताकि जीवन में आगे चलकर कुसुम को कभी किसी बात की दिक्कत ना हो। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।